अगर आप किसी भी कंपनी में तब इन्वेस्ट करते हो जब उस कंपनी के स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों, अगर आपने अगस्त 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो सितंबर के अंत तक इसकी वैल्यू केवल 93,190 रुपये ही रह जाती। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ? अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको लॉस हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या? हमने तो सुना था कि अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करो आपको प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें तो लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, पॉइंट ये है कि अगर आप अच्छे कंपनी में गलत समय पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस ही होगा, ठीक है। इसलिए आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तभी करनी चाहिए जब वो कंपनी की शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हो। ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड क्या होता है, आइए हम इस वीडियो के आगे सब कुछ डिटेल में समझेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 10 रुपये वाला शेयर महंगा है या 1000 रुपये वाला शेयर महंगा है, तो आई एम 100% श्योर कि आप ये कहेंगे कि 1000 रुपये वाला शेयर महंगा है और 10 रुपये वाला शेयर सस्ता है। पर क्या हो जब मैं आपको ये बोलूं कि किसी भी कंपनी का स्टॉक सस्ता हो या महंगा, ये उसके शेयर प्राइस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हर कंपनी की शेयर प्राइस हर दिन फ्लक्चुएट करती रहती है, यानी कि बढ़ती है या घटती है, जबकि उनके प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटी और कई सारे अन्य फंडामेंटल्स नहीं बदलती है। तो इससे साफ साफ इस बात का पता चल जाता है कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस जिस भी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर मार्केट वैल्यू पे ट्रेड कर रहा होता है, और ये प्राइस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकता है। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक की मार्केट वैल्यू उसे कहते हैं जिस प्राइस पर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है, या जिस प्राइस पे आप उस स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं। और किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है उसकी रियल वैल्यू। तो अगर किसी कंपनी की स्टॉक की मार्केट वैल्यू उसके रियल वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही होती है तो हम उस स्टॉक को ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। और अगर किसी कंपनी की स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है, यानी कि उसकी जो शेयर प्राइस है, उसके रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही होती है तो हम उसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक होटल है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, यानी कि ये होटल पूरे शहर में बहुत ही फेमस है और इस होटल की डिमांड भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए जब भी आप इस होटल को खरीदने के लिए जाते हो तो आपको पता चलता है कि इस होटल को खरीदने के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो इसे हम कहेंगे इस होटल की मार्केट वैल्यू, यानी कि जिस प्राइस पर ये सेल हो रही है, और ये ओवर वैल्यूड है क्योंकि ये अपने रियल वैल्यू से ज़्यादा की प्राइस पर सेल हो रही है। अब इमेजिन करो कि इसी शहर में एक पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से रियल एस्टेट क्राइसिस आ जाती है, जिस वजह से इस होटल की पॉपुलैरिटी बहुत ही कम हो जाती है और ये अपने रियल वैल्यू से 40 लाख रुपए नीचे 60 लाख रुपए में मिल रहा होता है। तो इससे हम कहेंगे कि अभी ये अंडर वैल्यूड है। तो अब सवाल ये है कि हम इसका पता कैसे लगाएं कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है या कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी कि हम एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर ही देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी की स्टॉक अंडर वैल्यू तभी होती है जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि अपने रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही होती है। अब कौन सी स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कौन सी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पी रेशियो का यूज कर सकते हैं। अब पी रेशियो का यूज करके ये कैसे पता लगाना है कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, आइए समझते हैं। पहले इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो 1000 रुपए की है, ठीक है ना। जनरली कोई भी कंपनी 1000 रुपए की नहीं होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1000 रुपया इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर जितना ज़्यादा छोटा होगा कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा इजी होगी, और कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा इजी होगी समझने में आपको उतनी ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैंने
छोटा नंबर लिया है, ठीक है ना। तो कोई कंपनी है जो 1000 रुपये की है, ठीक है ना, और ये कंपनी 100 रुपये की कमाई करती है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, आप भी मान लीजिए। ओके, अब अगर हम इस कंपनी की रियल वैल्यू को इसके अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं जो है 100 रुपया, तो आंसर आता है 10, ठीक है। अब आप 1000 को 100 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि इस कंपनी से 1 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए आप पे करते हो 10 रुपये। मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ इसका मतलब आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आने वाला है, बस वीडियो में बने रहिए। ओके, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ कि कंपनी 1000 रुपये की और ये कमाई करती है 100 रुपये का, ठीक है। तो अगर हम इस कंपनी की रियल वैल्यू जो है 1000 रुपये, इसमें इस कंपनी की अर्निंग जो है 100 रुपये डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आता है 10 रुपये। इसका ये मतलब हो रहा है कि इस कंपनी से 1 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए आप पे कर रहे हो 10 रुपये। बहुत ही ध्यान से समझो, ठीक है। अब एक दूसरी कंपनी है जो है 500 रुपये की, ठीक है, लेकिन ये अर्निंग करती है केवल 5 रुपये की। ओके, तो अगर हम इस कंपनी की रियल वैल्यू को इसके अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आता है 100, ठीक है। 500 को 5 से डिवाइड करने पे सही आंसर तो आएगा, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, डिवाइड है, ठीक है ना। अब इसका ये मतलब हो रहा है कि इस कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए आप पे करते हो 100 रुपये। अब आप बोलिए कि कौन सा कंपनी सस्ता है, ये वाला कंपनी सस्ता है, ये वाला कंपनी सस्ता है। आप बोलोगे ये कंपनी सस्ता है, ये महंगा है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से आप 1 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए केवल दे रहे हो 10 रुपये, और यहाँ से 1 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए आप दे रहे हो 100 रुपये। आपको कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा पड़ रहा है? ऑफ कोर्स आपको ये सस्ता पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल से ये साफ साफ जाहिर हो जाता है कि किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा है, ये केवल उसके स्टॉक के प्राइस को देखकर आप जज नहीं कर सकते हो, आपको बाकी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही डीप वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने अभी आपको जो समझाया है इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसे हम कहते हैं पी रेशियो, ठीक है ना, पी रेशियो। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप एनालिसिस करते हो, जब आप किसी कंपनी की एनालिसिस करते हो तो इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो, आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप क्या करते हो कि किसी भी कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, यानी कि जो करंट शेयर प्राइस चल रही है किसी भी कंपनी की, उसे आप डिवाइड कर देते हो उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर से, ईपीएस से, ठीक है ना। तो जब आप उसे ईपीएस से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलता है पी रेशियो, ठीक है ना। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, आपने जिस भी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए सेलेक्ट किया है, अगर उस कंपनी की जो पी रेशियो है बाकी के सेम सेक्टर वाली कंपनी से ज़्यादा है तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है हो सकता है ओवर वैल्यूड है। और अगर आपने जिस भी कंपनी को सिलेक्ट किया है उसकी पी रेशियो बाकी के सेम सेक्टर वाले कंपनी से कम है तो इस बात की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि उस कंपनी की जो भी शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। और मैंने यहाँ पे सेम सेक्टर क्यों कहा, क्योंकि आपको पी रेशियो का कंपैरिजन सेम सेक्टर वाले कंपनी में ही करना है, ये काम वहीं पे आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने एक कंपनी को सिलेक्ट किया है और वो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, तो आपको उस कंपनी की पी रेशियो का कंपैरिजन बाकी के एफएमसीजी सेक्टर वाले कंपनी से ही करना है। ऐसा मत करना कि आपने चूज किया है एफएमसीजी सेक्टर कंपनी और उसकी पी रेशियो आप कंपेयर कर रहे हो आईटी सेक्टर के साथ, केमिकल सेक्टर के साथ, टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा करने का मतलब ये हो गया कि आप एक सेब को कंपेयर कर रहे हो एक केले के साथ। अरे आप सेब को सेब के साथ कंपेयर करोगे ना, केले को केले के साथ कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, ठीक है ना। आपने जिस भी कंपनी को सिलेक्ट किया है उसका पी रेशियो उन्हीं कंपनी के साथ कंपेयर करें जो सेम सेक्टर वाले हो। अगर एफएमसीजी सेक्टर तो एफएमसीजी सेक्टर, अगर टेक सेक्टर तो टेक सेक्टर, अगर केमिकल सेक्टर तो केमिकल सेक्टर, ठीक है, अगर फार्मा सेक्टर तो फार्मा सेक्टर, ठीक है ना। और जब आप ये देखते हो कि आपने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया है उसका पी रेशियो बाकी के सेम सेक्टर वाले कंपनी से ज़्यादा है तो हो सकता है कि उस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है अभी ओवर वैल्यूड है, इसलिए अभी आप थोड़ा रुक जाए, थोड़ा पेशेंस रखें और तब इन्वेस्ट कीजिएगा जब उस कंपनी की शेयर प्राइस थोड़ी सी अंडर वैल्यूड हो जाए, यानी कि उस कंपनी की जो पी रेशियो है बाकी के सेम सेक्टर वाले कंपनी से थोड़ा कम हो जाए, तब आप इन्वेस्ट कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप था, ये पता लगाने का पी रेशियो यूज करके कि कौन सी कंपनी की स्टॉक ओवर वैल्यूड है और अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अब आइए हम स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में आपको यूज करना है बुक वैल्यू पर शेयर।
इसका यूज करके भी आप ये पता लगा सकते हो कि जो कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वो अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसका पता कैसे लगाना है आइए समझिए। अब देखिए, हर कंपनी के पास अपनी एसेट्स होती है और अपनी लायबिलिटीज भी होती है। एसेट्स का मतलब ये होता है जो कंपनी का खुद का है, जो कंपनी की जो खुद की प्रॉपर्टी होती है उसे हम कंपनी का एसेट्स कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है ना। और लायबिलिटीज मतलब वो होता है जो कंपनी का खुद का नहीं है, कंपनी ने किसी और से लिया हुआ है और फ्यूचर में कंपनी को उसे चुकाना होगा, हो सकता है इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा, ठीक है ना। आप समझ जाओ कि कंपनी ने जो उधार लिया हुआ है उसे हम कंपनी की लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है ना। और उस उधार को कंपनी को फ्यूचर में चुकाना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसे इंटरेस्ट के साथ ही चुकाना क्यों ना पड़े, उसे चुकाना ही पड़ेगा। तो वो सब हो गई कंपनी की लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो अगर हम कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उसमें कंपनी की टोटल लायबिलिटीज को, यानी कि कंपनी के टोटल एसेट्स में से कंपनी की टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलता है उसे हम कहते हैं उस कंपनी का बुक वैल्यू। क्या कहते हैं उस कंपनी का? बुक वैल्यू। इसे हम नेट एसेट भी कहते हैं। और ये जो कंपनी की जो नेट एसेट निकल कर आई है, और अगर इस नेट एसेट को हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है उसे हम कहेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये जो कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर निकल करके आई है, अगर इसकी वैल्यू कंपनी के शेयर प्राइस से ज़्यादा है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो स्टॉक है कंपनी का वो अभी अंडर वैल्यूड है। आई बात समझ में? और अगर इस कंपनी की जो बुक वैल्यू पर शेयर है इस कंपनी के शेयर प्राइस से कम है तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी इस कंपनी की जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसकी एसेट्स हैं 10 करोड़, ठीक है ना। टोटल एसेट्स हैं 10 करोड़, ठीक है ना। और इस कंपनी की टोटल लायबिलिटी है मान लेते हैं 2 करोड़, ठीक है ना। तो इस कंपनी की जो नेट एसेट है यानी कि इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी कितना होगा? 10 - 2 8 करोड़, ठीक है ना। तो इस कंपनी की जो नेट एसेट है वो है 8 करोड़। इस बात को, इस अंक को ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि इस कंपनी की जो टोटल शेयर है, तो टोटल शेयर है वो है 2 करोड़, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि 8 करोड़ में से हमें क्या करना था कि नेट एसेट में टोटल नंबर ऑफ शेयर माइनस करना था, ठीक है ना। तो हमने जिस कंपनी का एग्जांपल लिया है उसका नेट एसेट है 8 करोड़ और उसकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 2 करोड़। तो अगर हम इस 8 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आता है 4, ठीक है ना। तो इस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर हो गई 4 रुपये, ठीक है। तो अगर इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है अगर वो 6 रुपये पे ट्रेड हो रही है तो उसका मतलब हुआ कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो अभी ओवर वैल्यूड है। और अगर इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 2 रुपये पे ट्रेड हो रही है यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर से कम है तो उसका ये मतलब हुआ कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है अभी अंडर वैल्यूड है। और यही सही समय है इन्वेस्टिंग करने का, ठीक है। इन्वेस्टिंग तभी करो जब आपको कंपनी की जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड मिले, इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग करने से आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये मत समझो कि केवल बुक वैल्यू पर शेयर का यूज़ करके आपने किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखकर ये पता लगा लिया कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट तभी करो जब वो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है ना। कंपनी के एनालिसिस कैसे करते हैं इस पर मैंने पहले से ही वीडियोस बना के रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट है इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट, वहाँ विजिट करके आप ये सब देख सकते हो, ठीक है ना। मैंने पहले से ही बता के रखा है कि आपको कैसे किसी स्टॉक की एनालिसिस करनी है। अब आइए हम स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 3 है पीबी रेशियो। इसमें आपको क्या करना है, पहले आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर आप किसी भी कंपनी के करेंट शेयर प्राइस को, उसके सीएमपी को, करेंट मार्केट प्राइस को डिवाइड कर देते हैं कंपनी के बुक वैल्यू पर शेयर से, बुक वैल्यू पर शेयर से, तो ऐसा करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है उसे हम कहते हैं पीबी रेशियो। और अगर इस पीबी रेशियो की वैल्यू 1 से
कम होती है तो हम कहते हैं कि उस कंपनी की जो स्टॉक है ना वो अभी अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड है, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना। तो मान लेते हैं कि एबी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ठीक है ना, उसकी जो शेयर प्राइस है वो चल रही है 50 रुपये, ठीक है ना, और जो उसकी बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 100 रुपये, ठीक है ना। तो उसको डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा? ये गया, कितना आएगा? 1/2 यानी कि 0.5। तो ये जो 0.5 आया है ये तो 1 से कम है, ये 1 से कम है, तो उसका मतलब ये है कि एबी लिमिटेड की जो अभी शेयर प्राइस है वो अभी अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड है। अब अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि एबी लिमिटेड की जो शेयर प्राइस है वो चल रही है 150 रुपये पे, ठीक है ना, तब क्या होगा? तब आंसर 10 हो जाएगा, है ना। तब क्या होगा? ये गया, अब आ रहा है 15/10 यानी कि 1.5 आ रहा है। तो ये 1.5 जो पीबी रेशियो आ रहा है ये 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है अभी ओवर वैल्यूड है। क्या है? ओवर वैल्यूड है। तो पीबी रेशियो का यूज़ करके भी आप ये पता लगा सकते हो कि किस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो ना, क्या दिक्कत होता है, आ जाएगा समझ में। अब स्टेप नंबर 4 है 52 वीक लो स्ट्रैटेजी। सबसे पहले इस 52 वीक का मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि पिछले 52 हफ्तों में अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस सबसे कम है तो हम उस कंपनी की शेयर प्राइस को कहेंगे कि वो अपने 52 वीक लो पे चल रही है। फिर से समझो, पिछले 52 हफ्तों में जिस भी कंपनी की शेयर प्राइस सबसे कम है तो हम कहेंगे कि उस कंपनी की शेयर प्राइस अभी 52 वीक लो पे चल रहा है। और ऐसा जब भी होता है तो इस बात की मैक्सिमम चांसेस होती है कि उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो अभी अंडर वैल्यूड है, वो भी आपको सस्ते में मिल रहा है। देखिए दोस्तों, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट तब करते हो जब उसकी शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। इस चीज़ को आप समझ तो चुके हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि 52 वीक लो स्ट्रैटेजी से आपको बस कंफर्मेशन, मतलब आपको एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ हो सकता है कि इस कंपनी की शेयर प्राइस सबसे कम में है, मतलब सस्ते मिल रही है, अभी अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, ये 100% परफेक्ट कंफर्मेशन नहीं है कि अगर किसी कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो अपने 52 वीक लो पे चल रही है तो वो अंडर वैल्यूड है। आपको बाकी सब भी देखना होता है। इससे आप थोड़ा बहुत मतलब क्लू एक आप कह सकते हो कि आप एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ हो सकता है कि कम हो, लेकिन आपको बाकी चीज़ें भी देखना है। मैंने जो पहला 3 तरीका आपको बताया है उससे भी आपको देखना है। पहला 3 तरीका क्या था? पी रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर और पीबी रेशियो, उसी भी देखना है। उसके बाद इसको देखना है, बस एक आइडिया लेने के लिए, मतलब एक कंफर्मेशन आप मान सकते हो, थोड़ा बहुत कंफर्मेशन, लेकिन 100% कंफर्मेशन नहीं, ठीक है। अब आइए स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5 है मार्केट क्रैश। दोस्तों, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर जिनका नाम कई सालों से टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की गिनती में आ रहा है, तो वो कहते हैं कि बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। यानी कि जब लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं तो आप डर जाओ, और जब लोग घबरा कर अपने शेयर्स बेचते हैं तो आप इस समय और भी खरीदो। और ऐसी सिचुएशन अक्सर मार्केट क्रैश के टाइम पे ही आती है। यानी कि मार्केट क्रैश एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मैक्सिमम लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं और डर के मारे अपने शेयर्स बेचने लगते हैं, जिस वजह से डिमांड कम हो जाता है और इस समय अच्छी से अच्छी कंपनी के शेयर्स काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने लगती है, और यही सबसे अच्छा समय होता है इन्वेस्टिंग करने का। दोस्तों, ज़्यादातर लोग मार्केट क्रैश सुनकर ही घबरा जाते हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश में उन्हें केवल उनके लॉसेस ही दिखते हैं और वो चाहते हैं कि मार्केट कभी क्रैश ना हो। पर सफल और स्मार्ट इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, चार्ली मंगर, मोहनिस पब्राय एक्सेट्रा मार्केट क्रैश को कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं बल्कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन में अक्सर ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से, यानी कि अपने रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं, जिस वजह से ऐसे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैश में ज़्यादा बाय करते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब मार्केट वापस से रिकवर हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो। और यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि
शॉर्ट टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस उसकी रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर सकती है, पर किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में कंपनी की प्रॉफिट, कैश फ्लो और उसके बिजनेस ग्रोथ को ही फॉलो करती है। अगर कंपनी की प्रॉफिट और उसकी बिजनेस ग्रो करती है तो उसकी शेयर प्राइस भी ग्रो करेगी ही करेगी और इससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने उस कंपनी में तब इन्वेस्ट किया था जब वो अपने रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा था। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान जरूरी रखें कि मार्केट क्रैश के वक्त स्ट्रॉन्ग और वीक कंपनीज दोनों की ही शेयर प्राइस गिरती है, पर जब मार्केट वापस से रिकवर होती है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की शेयर प्राइस वापस से ऊपर उठ जाती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट रिकवरी में फंडामेंटली वीक कंपनी की शेयर प्राइस वापस से उठे ही ना और वो और भी गिर जाए, जिससे कि आपको भारी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वक्त जब उसकी शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हो तभी आपको उस कंपनी की अच्छे से एनालिसिस करनी है कि कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग है भी या नहीं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने इन सब पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट जरूरी चेकआउट करें। ओके।